लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हिंदी फिल्म जगत के लेजेंडरी सिंगर जिनकी आवाज को खुदा की आवाज कहा गया। आने से उसके आए बहार। कभी उनकी आवाज की तुलना कोयल की तान से की गई तो कभी गंगा की निर्मल धारा से। उनका गाया गाना तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। और रियली उन्हें कोई नहीं बुला सकता। आज भी उनका संगीत करोड़ों दिलों पर राज करता है। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगा। तो फिर क्या वजह थी कि उन्होंने अपनी पहली शादी को दुनिया से छिपा कर रखा? आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने सुरों की रानी लता मंगेशकर के साथ 4 साल तक कोई गाना नहीं गाया? जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी के बारे में। जानेंगे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई किस्से, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं उनके जन्म के बारे में। आज मौसम बड़ा बेईमान है। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बचपन में घर वाले उन्हें पीको नाम से पुकारते थे। मोहम्मद रफ़ी के पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद एक नाई की दुकान चलाते थे। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी की प्राइमरी एजुकेशन कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई थी। परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। जब रफ़ी जी 7 साल के थे तो उनका परिवार काम के लिए कराची आ गया। मोहम्मद रफ़ी के परिवार का संगीत से कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन जब रफ़ी छोटे थे तब उनका ज़्यादातर समय अपने बड़े भाई मोहम्मद हमीद की दुकान पर गुजरता था। एक दिन उनकी दुकान से होकर एक फ़कीर गाते हुए गुजर रहा था। रफ़ी को उस फ़कीर की आवाज़ इतनी पसंद आई कि वे उन्हें गाते हुए सुनने के लिए उस फ़कीर के पीछे पीछे चल दिए। इसके बाद वे अपने भाई की दुकान में ही बैठे बैठे अक्सर उस फकीर की नकल किया करते थे। रफ़ी को नकल करते देख लोग उनकी खूब तारीफ किया करते थे। संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उनके बड़े भाई उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए। इस तरह रफ़ी की संगीत शिक्षा शुरू हुई। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। इसके कुछ साल बाद फेमस सिंगर कुंदन लाल सहगल एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे। उन्हें सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी आए हुए थे, लेकिन बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल जी ने गाने से इनकार कर दिया, जिससे पब्लिक हंगामा करने लगी। इस पर रफ़ी के बड़े भाई ने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट किया कि भीड़ को शांत करने के लिए रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। इस तरह रफ़ी को पहली बार पब्लिक के बीच में गाने का मौका मिला। उस समय के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर रफ़ी के गाने से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने रफ़ी को अपने लिए गाने का ऑफर दिया। इस तरह मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गाना साल 1944 में श्याम सुंदर के म्यूजिक डायरेक्शन में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। इसके बाद साल 1946 में उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया, जहां उन्हें पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं मोहम्मद रफ़ी के संगीत करियर पर। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी को बॉलीवुड में असली पहचान साल 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी के गाने तेरा खिलौना टूटा से मिली थी। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, जिसे उन्होंने नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म शहीद, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, मेला और दुलारी जैसी फिल्मों में भी कई गाने गाए जो काफी पॉपुलर हुए। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, चांद सितारे रात रंगी।
साल 1951 में एक बार फिर उन्हें नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म बैजू बावरा में गाने का मौका मिला। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा, जिसके बाद उन्हें एक मेन स्ट्रीम सिंगर के रूप में पहचान मिली। इसी समय म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को रफी की आवाज बहुत पसंद आई और उन्होंने भी रफी से गाने के लिए कहा। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के फेवरेट संगीतकार हुआ करते थे, लेकिन राज कपूर को गायक मुकेश की आवाज बहुत पसंद थी। लेकिन जब शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में रफी के गाने लोकप्रिय होने लगे तो राज कपूर ने भी रफी को अपनी फिल्मों में गाने का मौका दिया। तुझको पुकारे मेरा प्यार आज। जल्द ही म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन और ओपी नैयर को भी रफी की आवाज पसंद आने लगी और उन्होंने भी रफी से गाने के लिए कहा। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा कौन परदेसी तेरा दिल ले गया मोटी। आपको बता दें कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले को एक साथ लाने का श्रेय ओपी नैयर को ही दिया जाता है। ओपी नैयर के म्यूजिक डायरेक्शन में गाए गए गाने से रफी को खूब पॉपुलैरिटी मिली। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। इसके बाद वे पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव और सलील चौधरी की पहली पसंद बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण और देवानंद जैसे पॉपुलर एक्टर्स के लिए अपनी आवाज देने के बाद रफी के गानों पर एक्टिंग करने वाले एक्टर्स की लिस्ट भी बढ़ने लगी। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं दे, प्यार में जिनके सब जग छोड़ा। इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जय मुखर्जी, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, मैं हूँ दीवाना तू है दीवानी हो, दिल मेरा आज खो गया है कहीं आपके पाँव के नीचे। राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे कई पॉपुलर एक्टर्स के लिए भी गाने गाए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में। आपको बता दें कि शम्मी कपूर तो रफी के आवाज के इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वे अपने सभी गाने रफी को ही देना चाहते थे। कहा जाता है कि शम्मी कपूर के गानों में संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, लेकिन आवाज हमेशा रफी की ही रही। शम्मी कपूर पर फिल्माए गए कुछ पॉपुलर गाने, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली, और दीवाना हुआ बादल में मोहम्मद रफी ने ही अपनी आवाज दी। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम साजो को। धीरे धीरे रफी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो हर एक एक्टर की पहली पसंद बन गए। मोहम्मद रफी के अचीवमेंट की बात करें तो साल 1960 में संगीतकार रवि के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म चौदहवीं का चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। साल 1961 में शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म ससुराल के गाने तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर। जी हाँ, इस गाने के लिए रफी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बॉलीवुड के पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने करियर की शुरुआत रफी के गानों के साथ ही की थी। साल 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म दोस्ती के गाने चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे के लिए रफी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इसके अलावा साल 1965 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
इसके बाद साल 1968 में शंकर जयकिशन की ही म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म ब्रह्मचारी के गाने दिल के झरोके में तुझको बिठा कर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच विवाद की। दोस्तों मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर बॉलीवुड की दो ऐसी आवाजें हैं जो हर किसी के दिल में बसती हैं। दोनों ने करीब 500 गाने साथ में गाए। इसमें से 50 गाने ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड तो किए गए थे, लेकिन किसी वजह से ये गाने रिलीज नहीं हुए। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच मनमुटाव की वजह से 4 साल तक दोनों ने साथ में एक भी गाना नहीं गाया। तो चलिए जानते हैं दोनों के बीच मनमुटाव की क्या वजह थी। दोस्तों 60 के दशक में लता मंगेशकर की गिनती बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर में गिनी जाती थी। हर म्यूजिक डायरेक्टर अपने गानों को लता मंगेशकर से ही गवाना चाहते थे। उस दौर में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश मन्नाडे और महेंद्र कपूर के साथ लता मंगेशकर डुएट सॉन्ग गाया करती थी। इस समय तक म्यूजिक कंपनियां म्यूजिक डायरेक्टर को रॉयल्टी देना शुरू कर चुकी थी, लेकिन उस समय सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं मिलती थी। इस पर लता मंगेशकर ने एक कैंपेन की शुरुआत की। अगर म्यूजिक डायरेक्टर को रॉयल्टी मिल रही है तो सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लता जी को ये उम्मीद थी कि इसमें रफी जी उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। मोहम्मद रफी का कहना था कि हम कला के पुजारी हैं, हमने गाना गा दिया और इसके लिए हमें पैसे मिल गए, इसके बाद उस गाने पर हमारा कोई हक नहीं बनता। इस मनमुटाव के बाद रफी ने सुमन कल्याणपुरी के साथ गाना शुरू कर दिया, जबकि लता ने महेंद्र कपूर के साथ गाना शुरू कर दिया। बाद में दोनों को साथ लाने का श्रेय म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन को जाता है। जब साल 1967 में म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन के लिए एक कंसर्ट में दोनों ने स्टेज पर साथ में गाना गाया था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं क्यों मोहम्मद रफी ने जमाने से छुपा कर रखी थी अपनी पहली शादी। दोस्तों मोहम्मद रफी की शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपने लाइफ में 2 शादियां की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहली शादी की बात दुनिया से छिपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में सिर्फ उनके घर वालों को ही पता था, और अगर उनकी बहू यास्मीन खालिद अपनी किताब में इस शादी का जिक्र नहीं करती तो शायद ये बात कभी किसी को पता ही नहीं चलती। यास्मीन खालिद ने अपनी किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्करण में रफी की पहली शादी का जिक्र करते हुए लिखा है कि 13 साल की उम्र में रफी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीरा बानो से हुई थी। रफी की पहली शादी के बारे में उनके घर में सब जानते थे, लेकिन घर में इस बात का जिक्र कोई नहीं करता था, क्योंकि रफी की दूसरी पत्नी बिल्कीस बेगम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कोई इस बारे में कभी चर्चा भी करता तो बिल्कीस बेगम और उनका भाई जहीर बारी इस बात को अफवाह कहकर दबा देते थे। यास्मीन खालिद ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि वो कभी ये नहीं समझ पाई कि इस बात को छिपाने की क्या जरूरत थी। 20 साल की उम्र में रफी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और तालिमुन्निसा की बेटी बिल्कीस बेगम के साथ हुई। उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद है। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपके पास मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।